हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक ऐसे सेशन के अंदर जिस पर आधारित पूरा यूपी अपनी अच्छे से तैयारियां करता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम्स के ज़रिए ऐसी पोस्ट हम हासिल कर पाते हैं जिनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब्स होती हैं। आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस सेशन के अंदर उन सभी चीज़ों पर मैं बात करूंगा कि ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है। वैसे तो अप्रॉक्सीमेट जो डेट्स का अनुमान है वो ज़्यादातर टीचर्स लगा चुके हैं। मैं भी यहाँ पर आप लोगों को उस डेट के अनुमानित एक वैल्यू के बारे में बताऊंगा और संबंधित जो भी एक्स्ट्रा बातें आपको अपनी तैयारी के लिए करनी चाहिए वो मैं देने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी समय को व्यतीत किए इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके वहां पर मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ जो भी आपका डाउट हो उसको पूछिएगा। तो डिस्कशन है भाई, नोटिफिकेशन हमारा कब तक आ सकता है। तो ये पहला सवाल जो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत के जरिए क्लियर करने का। दूसरा है फॉर्म्स की डेट। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जो कि नए होंगे, उन्हें नहीं पता है कि इस एग्जाम्स के अंदर क्या क्या आता है, तो उनको एलिजिबिलिटी क्या होती है उस पर मैं बातें करूंगा। आपका सिलेबस किस प्रकार से रहता है, किन किन चीज़ों को, किन किन सब्जेक्ट्स को इसके अंदर आप लोगों को कवर करना है, कौन से टॉपिक्स पर आप लोगों को ध्यान देना है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है इस पर आपको ध्यान देना है, वो सभी बातें इसके अंदर हम करने वालेंगे। बाकी फॉर्म्स, डेट, लेटर अपडेट, एलिजिबिलिटी, कंप्लीट डिटेल्स, ये सारी बातें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर साझा करी जाएगी। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा 2026, इस सेशन के अंदर जो भी यूपी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कुछ मास्टर की आपके पास होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रुप सी सरकारी नौकरी पाने का पहला और एक अनिवार्य कदम, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए ये पहला कदम होगा इसके बारे में जानना। तो चलिए फिर इसके वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से विजुअल्स दिखाते हुए, बढ़िया बढ़िया स्लाइड्स के ऊपर चित्रकारी दिखाते हुए, जो डिटेल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए उन पर चर्चा करते हुए अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो चलिए पहला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से। तो देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी दरवाजे को या फिर किसी भी गेट के परे जाने के लिए, किसी भी फाइनल लाइन को परे जाने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे मैंडेटरी एंट्री पॉइंट्स जो अगर हमें नहीं पता है तो हमारे लिए कठिन हो जाता है या फिर समय ज़्यादा लगता है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लो, उस पर पहले से ही अच्छे से प्लानिंग कर लो और अपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर इस जॉब के अंदर अप्लाई करके उसको क्लियर करके अपना माहौल बना लो। ठीक है, तो इसके अंदर पहली चीज़, ये जो पीईटी है, पीईटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर पीईटी आपने नहीं क्वालिफाई कर रखा है तो आपको जॉब्स के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पहले पीईटी पर बात करूंगा कि व्हाट इज दिस पीईटी, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट हम कहते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, यूनिवर्सल फिल्टर है ये सभी के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और खास तौर से ग्रुप सी वाली वैकेंसीज के लिए। तो चाहे आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो, बिना वैध पीटी स्कोर के आप किसी भी भर्ती जैसे कि लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और भी मैं आपको भर्तियों के पोस्ट के नाम दिखाऊंगा, उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो पीईटी इज मैंडेटरी इफ यू आर नॉट पीईटी क्वालिफाइड, यानी कि अगर आपने पीईटी क्वालिफाई नहीं किया है तो इन जॉब्स के लिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपका ये जो एक्सेस डिनाइड वाला नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो क्या करें फिर, कैसे करें, क्या माहौल बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए, माहौल बनाने के लिए जिन चीज़ों की आप लोगों को आवश्यकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि वो जो हम लाइन को क्रॉस करने की बात कर रहे थे या फिर सफलता का वो दरवाज़ा खोलने की बात कर रहे थे, उसको एंटर कौन कर सकता है। तो उसका जो पहला चरण है, यानी कि पहला पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी, कि आप क्या एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो पहले एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। तो इधर आइए, आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं। मिनिमम इसमें 10th पास आपके लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि आप हाई स्कूल पास हो। हायर डिग्रीज भी इसमें आप लोग अगर कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो ये 10वीं कक्षा है ना,
ये बेस लाइन है कि 10वीं तो चाहिए ही चाहिए, ऊपर चाहे आप पीएचडी भी कर रखे हो। ऐसा ही माहौल है ना हमारे यहाँ पर कि अगर कोई छोटी ग्रुप सी की, इवन ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए भी पीएचडी और एमबीए जो करे हुए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी अप्लाई करना होता है। इसके कारण पर नहीं जाएंगे, कारण बहुत ही दर्दनाक होता है, उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है जी। तो यानी कि हायर डिग्री की भी अगर आपने इसे, जैसे मैंने कहा एमबीए बीटेक, आपने पीएचडी भी कर रखी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज है हमारी जो एज लिमिट है, मतलब आपकी आयु योग्यता, उसमें ये जो रेंज बोलते हैं ये 18 से 40 तक की इन्होंने रेंज दे रखी है। क्रिटिकल एज केस का ये है कि मान लीजिए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है लेकिन उम्र आपकी जो है वो 41 ईयर्स है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये तब की बातें हैं जब आपका काम आगे बढ़ जाता है। ये पीटी की बात है, तो यहां पर जो एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है ये 18 से 14 साल वाला आपको रेंज दे रहे हैं। रेंज का मैंने बता दिया, क्रिटिकल एज केस मैंने आपको समझा दिया। फॉर्मेट में क्या है, जो टाइप होगा यानी कि टेस्ट आपका एग्जाम कराया जाएगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा। ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें आपको जो गोले होते हैं हर सवाल के 4 दिए हुए उन्हें भरना होता है। तो ये क्या है, ये एक एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स, योग्यता का एक मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया कि ये काम, ये बेसिक चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उस गेट में एंट्री करने के लिए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। समझ के बात को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमारे सामने क्या चीज है। यहां पर मैंने आपके लिए ना एक टाइमलाइन बनाई है, एक पूरा रोड मैप तैयार किया है कि किस तरीके से पूरी की पूरी परीक्षा की टाइमलाइन को आप लोगों के सामने आपको रखकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। कैसे कैसे, ध्यान दीजिए। तो अभी हम यहां पर हैं, यू आर हियर, ठीक है। अब ये हियर कहां पर है, ये नोटिफिकेशन की जो डेट मैंने यहां पर आप लोगों के लिए मेंशन किया ना, 2026, 20 से जो 25 जून है तब इसका एक्सपेक्टेड ये डेट मान रहे हैं। तो यहां पर इसका आपको मैंने डेट दे दिया है। नोटिफिकेशन जो आपका आएगा वो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो डेट है इसके इर्द गिर्द इसका नोटिफिकेशन आकर आप लोग अपनी जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम की जो डेट मैंने यहां पर मेंशन करी है वो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं और बाकी के भी लोग मानकर चल रहे हैं। मैंने और लोगों को भी इसके अंदर रेफरेंस लेकर यूज किया है, ठीक है। और ऑफलाइन ओएमआर एग्जाम अक्रॉस यूपी, पूरे यूपी में कहीं पर भी आपकी जो भी आप लोकेशन वगैरह डालते हैं उसके हिसाब से आपको वो दे देंगे कि परीक्षा कहाँ होगी। फिर आपकी ये गोल्डन विंडो ओपन होगी, यानी कि जो आपका स्कोर आएगा ना, स्कोर, उसकी वैलिडिटी 3 साल तक 27-28 के अंदर जो पोस्ट आएंगी पीईटी के आधार पर जो भर्ती आएंगी उसके हिसाब से आप लोगों को वो देंगे, उसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। बेनिफिट ये है कि अगर इस बार अच्छा स्कोर आया तो अगले 3 साल के लिए वैकेंसी के लिए आपका रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि जो पहली परीक्षा हम दे रहे हैं ना, इस पहली परीक्षा के अंदर जो हम क्वालिफाई करके स्कोर लेकर आएंगे उस स्कोर का हम यूज करेंगे जो बाकी की पोस्ट यूपी के एग्जाम के अंदर निकलेंगी। क्योंकि जो बाकी की पोस्ट निकलेंगी उसमें वो कहते हैं कि पीईटी की परीक्षा देकर आए हो ना, तो बताओ हमारे लिए आपने वहां पर कितना स्कोर किया। तो आप इस पीटी के अंदर जो स्कोर करेंगे इसके लिए आप 3 साल तक अपना वो स्कोर अलग अलग वैकेंसीज के अंदर लगाकर उसकी जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ये सब बातें पता है वैसे। तो ये 3 मंथ है जो जुलाई से सितंबर के मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों के जो पास है अपनी तैयारी, अपने आप को तैयार करने, अपना सिलेबस पूरा करने के लिए। तो कृपया करके इन्हें हल्के में ना लें। ये जो सारी बात हमने यहाँ पर करी है ये टाइमलाइन आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब फॉर्म आ रहा है, आप कहाँ पर हैं अभी, एग्जाम कब कराया जाएगा, एंड देन फाइनली जो आप अगले 3 साल के लिए अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो इन चीज़ों को लेकर बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एग्जामिनेशन की संरचना थोड़ी सी समझ लेते हैं, एग्जाम का डीएनए समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे माहौल बन रहा है। तो आइए माहौल बनाते हैं। माहौल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपको 100 सवाल नजर आ रहे हैं, 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस में ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ऑब्जेक्टिव बोले तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको अगर लगे कि किसी सवाल का उत्तर ए बी सी या डी में से कोई सा है तो आप उसको भर देंगे, उसके वाले गोले को भर देंगे, ठीक है। अब ये जो परीक्षा होती है भाई वो 120 मिनट की होती है, यानी कि टोटल 2 घंटे का ड्यूरेशन, 2 घंटे की अवधि आप लोगों को दी जाती है, जिसमें कि
100 नंबर का ये आपका पेपर होता है, 1 नंबर का एक सवाल होता है अगर सही है तो, ठीक है। और ऑफलाइन मोड में होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको OMR शीट दी जाती है जिसमें आप लोगों को अपने सवाल के सामने जो भी सवाल करेक्ट आपको लग रहा है उस विकल्प को भर देना होता है, फिल कर देना होता है, ठीक है। तो 100 सवाल 100 नंबर 120 मिनट, अ प्रिसाइज गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि एक ऐसा खेल जिसमें आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी यानी कि आपकी सटीकता दोनों काम करेंगे। इसमें यह नहीं है कि 120 मिनट में मैंने तो 100 के 100 लगा दिए। 100 के 100 लगाने से कोई फायदा नहीं है अगर वो 100 के 100 आपके अच्छी एक्यूरेसी, अच्छी सटीकता से आपने नहीं किए हैं। क्लियर? ये जो संरचना है आपके एग्जाम्स की, कितने सवाल, कितने मिनट, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे OMR शीट्स वगैरह का फॉर्मेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। अगली चीज है 100 मार्क्स का मैंने यहाँ पर एनाटॉमी किया है। एनाटॉमी मतलब उसको पूरा खोल कर रख दिया है कि उस 100 नंबर के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, क्या क्या मिल रहा है। आ जाइए भाई, बताते हैं आपको। ये पूरी 100 नंबर की श्रृंखला है जिसमें से 30 नंबर निकालकर मैंने रखे हैं इधर, जिसमें आपका आएगा सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज कितने अंकों की है? जनरल स्टडीज है आपकी 30 अंकों की, जिसमें आपको भारत का इतिहास, आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट्स हैं उसके लगभग 5 सवाल, आपकी जो भूगोल है, आपकी जो ज्योग्राफी है जिसमें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसी जो बातें हैं वो आपसे पूछेंगे, ठीक। चलिए, इसके बाद इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिन राज्य व्यवस्था से, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान जैसे जो सवाल है, जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे ये आप लोगों से सवाल पूछेंगे। तो ये जो 30 नंबर का खेल मैंने यहां पर बताया है ये क्लियर, 30 नंबर का सिनेरियो क्लियर। फिर 20 नंबर होंगे भाई आपकी कोर स्किल्स के, जहां पर आपकी जो गणितकी है यानी कि बीज गणित, आपका अर्थमेटिक, बीज गणित तो अलजेब्रा को कहते हैं, ये अर्थमेटिक हो गया आपकी 5 नंबर की, हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इस पर ये कोर स्किल्स यानी कि जिस स्टूडेंट को हम भर्ती कर रहे हैं क्या उनको इसके बारे में, यानी कि ये जो छोटी छोटी कोर स्किल्स होती हैं जो एक स्टूडेंट, एक कर्मचारी के अंदर होनी चाहिए, क्या वो है, तो इसके द्वारा वो पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाई ये है आपका 50 नंबर का, जहां पे आपको हैवी वेट्स 50 नंबर नजर आ रहे हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें आपका करंट अफेयर है, आपका जनरल अवेयरनेस है, आपके अनसीन पैसेजेस हैं, आपका ग्राफ इंटरप्रिटेशन है और टेबल इंटरप्रिटेशन है, यानी कि वो बेसिक जो सवाल आपके DI के फॉर्म में, डेटा इंटरप्रिटेशन के रूप में सारणी आती है, सारणी संबंधित कुछ सवाल आपको वो देते हैं। आपको सारणी को समझना है और दिए गए सवाल को सारणी के अंदर दी गई जो संख्याएं हैं, जो नंबर है, जो डेटा है, उसके आधार पर सॉल्व करके मार्क करना है। क्योंकि वो ऐसा आदमी चाहते हैं ना अपनी यहाँ पर, अपनी संस्था के अंदर जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, कि आप लोग तेज होंगे, आप लोग नंबर्स में तेज होंगे, आपको इतिहास के बारे में पता होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होगा, ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो वो लोग आप लोगों को भर के आपको बेसिक चीज़ें नहीं पूछेंगे, वो आप लोगों की नॉलेज कितनी है, आपको विज्ञान की नॉलेज कितनी है, वो बेसिक सवाल ही आते हैं, ऐसे कोई बहुत खतरनाक विज्ञान नहीं पूछते। तो इन चीज़ों का वो आप लोगों के सामने इन संबंधित पॉइंट्स पर सवाल देकर एग्जाम कराएंगे। तो पूरा सिलेबस बस इतना है, 3 ही चीज़ें हैं, वैसे इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बेसिक GS आता है, हम हैं आपके लिए, पढ़ाते हम ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चैनल पर GS से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आगे चल के और देंगे, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अब मैंने ये सब बता दिया आपको कि क्या है, कब है, कैसे है, कितना है, कैसे करना है, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये करना कैसे है, हम करें कैसे, हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। अगर स्ट्रैटेजी सही होगी तभी आप उस परीक्षा को, उस परीक्षा से बचे हुए पहले के इस समय के अंदर अच्छे से समय का यूज़ करके क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अभी स्ट्रैटेजी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्या क्या कहती है ये स्ट्रैटेजी। इधर देखिए, 50% हाई यील्ड जोन आपका कहाँ पर है। 50% हाई यील्ड जोन का मतलब हो गया कि कहाँ से 50% सामान आप उठा सकते हैं, 50% नंबर कहाँ से आप उठा सकते हैं। तो ये जो 50 नंबर आपको मिल रहे हैं, ये आपको ये 5 एरिया में आपको मिल रहे हैं, जहां पर 10-10 नंबर का ये सेक्शन है। करंट अफेयर्स,
करंट अफेयर्स बहुत बड़ा सागर है, लेकिन ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जैसी परीक्षा है उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ पूछी जाती है। आप देखिए कि करंट अफेयर के बेस में यूपी रिलेटेड करंट अफेयर्स कैसा रहा हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल बताइए कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को सबसे स्वच्छ जिला घोषित कर दिया गया, किस मतलब रैंकिंग वगैरह जैसे आती है, या फिर संबंधित कोई नियुक्ति हो गई, उस तरीके की बात है। और भी बहुत सारी बातें होंगी, बजट वगैरह रिलेटेड भी बातें हम कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस जिसमें सामान्य जागरूकता आपके पास है, आप स्टेट जो स्टैटिक जी के है उसके बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, ग्राफ इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्राफ की व्याख्या और तालिका यानी कि टेबल इंटरप्रिटेशन, जैसे ये जो 50 मार्क का मैंने आप लोगों को हाई यील्डिंग जोन बताया, अगर इन पर चर्चा करते हैं, इन पर पढ़ाई करते हैं, मतलब ये तो मैंने ऊपर ऊपर लिख दिया है, इसमें काफ़ी डिटेल्ड माहौल होता है, बट इन पर एक बार अगर हम पिछले सालों के पेपर को एक बार सॉल्व करके देख लें, पिछले सालों के सवालों को एक बार अच्छे से कवर अप करके देख लें, तो ये समस्या नहीं देंगे। ये मैं आप लोगों के लिए करूंगा कि इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए पिछले जितने भी पीईटी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें आए हुए सभी सवालों का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, हवाबाजी में नहीं, अच्छी डिटेल के साथ। ऐसे नहीं कि ये सवाल आया कि बताइए कि ये एक आपका आर्टिकल है, ये आर्टिकल किससे संबंधित है, तो उसमें मैं वो नहीं बताऊंगा कि ये इससे संबंधित है, मैं उस आर्टिकल से संबंधित या वैसे ही रिलेटेड और भी आर्टिकल्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं आपके लिए करूंगा, तो उससे क्या है ना, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि चीजें आती कैसी हैं। ठीक है भाई, द कोर्स स्प्रेड 50 मार्क्स, देन डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिमांडिंग एक्सटेंसिव स्टडी। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश एक्सेट्रा ये यील्डिंग करते हैं आपके 5 नंबर। तो ये मतलब 50-50 नंबर का ही पूरा सेक्शन है। कहने के लिए हमने सिर्फ नाम ले लिए हैं कि हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, बट ये एक्चुअल में काफ़ी सारा एरिया है। बट उस काफ़ी सारे एरिया में अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज को कवर कर लिया, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करने की मेरे ख्याल से नीड नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छा स्कोर ला के दे देगी इस एग्जाम में, और उसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, आगे है आपके लिए आपका ड्यूअल पाथवेज, किन पदों के लिए दरवाजे खुलते हैं, यानी कि इस एग्जाम्स को देने के बाद द नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको मिलती हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ टेक्निकल वैकेंसीज आपके इस एग्जाम्स के बाद आपको दी जाती हैं, जिसमें आपका कुछ रिक्वायर्ड करती हैं स्पेसिफिक डिग्री। मान लीजिए कि आपने पीटी के अंदर स्कोर अच्छा हासिल किया, लेकिन उसके बाद जो आपके नोटिफिकेशंस आएंगे, वैकेंसीज आएंगी, उसमें वो कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगते हैं, कुछ विशिष्ट शैक्षिक योग्यता मांगते हैं कि भाई अगर आपने कंप्यूटर साइंस से इस वाले इसके अंदर ये कर रखा हो, आप किसी टेक्निकल मैकेनिकल से हैं, आप सिविल से हैं, मतलब उस तरीके की जो बातें हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्शन अनुदेशक, नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट एंड वेरियस टेक पोस्ट, ये टेक्निकल वैकेंसीज है जिसमें आपसे कुछ एक्स्ट्रा योग्यता वो मांग सकते हैं। दूसरी तरफ है आपकी नॉन टेक्निकल, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं, जिसमें आपका जितने भी जनरल कैंडिडेट है सबके लिए है। इसमें लेखपाल आता है, ग्राम विकास अधिकारी आता है, आपका जूनियर असिस्टेंट एंड लोअर पीसीएस आता है, सेक्रेटरीट, यूडीसी, एलडीसी और फॉरेस्ट गार्ड जैसी जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज है, इसमें आपको जाने का मौका मिलता है। तो ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा कि कल को अगर ये एग्ज़ाम निकल गया तो ये वाली वैकेंसीज के अंदर अपने स्कोर के आधार पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें क्योंकि आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा तो आप लोगों को वहाँ पर मौका मिलेगा। अगर कोई छोटा मोटा टेस्ट या इंटरव्यू भी कराएंगे तो उतना तो मैं आपको सिखाई दूंगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि किन पदों के लिए आप लोगों को इस पीईटी एग्जाम को देने के बाद दरवाजे खुलते हैं। कुछ नॉन टेक्निकल होती हैं, कुछ टेक्निकल होती हैं, सॉरी नॉन टेक्निकल टेक्निकल ऐसे बोलना चाहिए था। ओके, अब ये कुछ नंबर मैंने दिया है आपको, जो वैकेंसीज, वेरीफाइड वैकेंसीज का नंबर आपके सामने नज़र आ रहा है। तो लेखपाल की अनुमानित जो वैकेंसीज मुझे समझ में आई हैं वो लगभग 8,000 है। आपका एग्रीकल्चर टैक्स असिस्टेंट के लिए लगभग 2,500, लोअर पीसीस के लगभग 2,300, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए लगभग 1,000, एक्साइज कांस्टेबल के लिए लगभग 700, फार्मासिस्ट की लगभग 550, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 402, गार्ड या फिर फायरमैन की 170, पोल्यूशन कंट्रोलर 60, स्पेशल एड टीचर 58। तो ये मैंने कुछ वेरीफाइड वैकेंसीज का डेटा लिख दिया है सो दैट कि आप लोग मोटिवेटेड रहें। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि जो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हमारी कितनी आ रही हैं, तो मज़ा कैसे आएगा, हम मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, हम दम कैसे लगाएंगे,
वही दम लगाना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो 550,000 प्लस जॉब्स incoming over the next 3 years. Over 16,000 notifications are ready to drop immediately after PET, यानी कि जो PET की परीक्षा है ना, इसके होने के बाद ये जो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बताई है ना, लगभग ये 50,000 जॉब्स, जो कि 16,000 से ज़्यादा नोटिफिकेशंस, ये ऐसे ऐसे करके आप लोगों के लिए भर्ती के मौके लेकर आएगा। तो इसीलिए आपका ये जो PET है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट है ना, इसका स्कोर काम करेगा आपका आगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे, आप लोग तेज हो ना बहुत, मुझे पता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक परीक्षा 3 साल का फायदा, 1 ईयर 3 ईयर बेनिफिट, 1 एग्जाम 3 ईयर बेनिफिट। अब इसके अंदर क्या क्या है ये जरा आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन में आपको देने की कोशिश करूंगा। आपका एफर्ट यानी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी वो मेहनत किस तरीके से आपको रंग देने वाली है, वो मैं यहां पर समझाऊंगा। सिक्योर अ टॉप परसेंटाइल, पीटी में अगर आपका बहुत अच्छे नंबर आ गए, टॉप परसेंटाइल में अगर आप पीटी के अंदर स्कोर कर जाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको 26 से लेकर 29 तक होने वाले पीटी के अंदर दोबारा अपीयर करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसी में छक्का मार दिया, है कि नहीं। तो आप इससे सिक्योर हो जाएंगे, और फिर वही है कि आपको एक्सक्लूसिव वो जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, सिर्फ आपको उनका वेट करना है, आपको अपना वो पीटी स्कोर अपने हाथ में रखकर बैठना है और बस इंतजार करना है कि उधर से वो आए और इधर से मैं छक्के मारूं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो एक तरीके से पीटी का स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपको 3 साल के भविष्य का मास्टर की है। द टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग योर फाउंडेशंस इज नाउ, यानी कि अगर आपको अपनी बुनियाद अच्छे से तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको आज से अपने इस पूरे सिलेबस को डिवाइड करके अपनी अच्छी एक प्लानिंग तैयार करके अपने आप को इसके अंदर आज से ही स्टार्ट कर देना है। बाकी हम हैं आप लोगों को आपकी पूरी तैयारी में हेल्प करने के लिए। हेल्प कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। आप में से अगर कोई भी छात्र ऐसा है जिसको ये है कि भाई हमें तैयारी करनी है, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, मैं हर ऐसे छात्र जो सीरियस है, जो तैयारी कर रहा है, मैं उसकी उस तैयारी की पूरी जर्नी में उसके साथ रहता हूँ। कैसे रहता हूँ आपको मैं, ये अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है ROBINSIRG, ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। आप इस यूज़र नेम पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं इस परीक्षा की तैयारी करने का सोच रही हूँ, मुझे आप गाइड कीजिए, तो हम फिर अच्छे से डिस्कस करके उस पर पूरी प्लानिंग बनाएंगे, उस पर अच्छे से पूरा अपना प्लानर सेट करेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना है, कनेक्ट करना है, बाकी आपकी तैयारी में हेल्प करने का काम हमारा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स या फिर मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।